जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज भी हर रोज़ की तरह बहुत अहम मौज़ूआत के साथ आपके साथ हम कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। सियासी हालात पर तज्ज़िया तबसरा इस प्रोग्राम की खुसूसियत है। मेरे साथ मेरी अहलिया शनीला मार मौजूद हैं और आज की जो रीसेंट डेवलपमेंट है अभी तक की, अभी 5:15 बजे हैं, उस वक्त तक जो कुछ हुआ उसके हवाले से बात करते हैं। एक तो जो है हमें ये पता चला कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई तो ज़ाहिर है उसका पॉलिटिकल डैमेज तो हुआ, लेकिन उससे बाकी मईशत के इशारे बेहतर होना शुरू हो गए। वो क्यों हुआ उस पर बात होगी। नैब के कवानीन की तरामीम के हवाले से बात हुई और वो नैब के कवानीन क्या हैं, उनमें क्या तरामीम दरकार हैं, और फिर जो मुल्क में जो इंतशार की इमरान खान साहब ने कैफियत पैदा की हुई है, साथ साथ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इन सारे मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पे एक नुक्ता उनका बहुत अहम था, और वो ये था कि जी कोई डील नहीं हो रही और हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की। पुरानी बात है, इस पे क्या कहती हैं आप? देखिए, जो अमेरिकन साजिश है, मेरे ख्याल में इस पर हम बात कर कर के थक गए और ख़ान साहब के पास इलेक्शन में जाने के लिए इस एक मुद्दे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने तो इसको घसीटते रहना है और वो उसको घसीटते रहेंगे। और उस दिन जब ये बार बार अपने लोगों को कह रहे थे कि आप डी चौक जाएँ, तो उस दिन भी ख़तरा यही था कि डी चौक के साथ ही रेड जोन है और उसके अंदर सारी एम्बेसीज हैं। इसी वजह से आर्मी को कॉल कर लिया गया था कि क्योंकि कुछ इतलात ये भी थी कि इनके जो लोग हैं, जो इनके अंदर जो इंतशार फैलाने वाले लोग थे, और आपने देखा भी दरख्त जलाए गए, मेट्रो को आग लगाई गई, तो उनमें से था कि कुछ असला बरदार लोग शायद जाएं और एम्बेसी के ऊपर हमला ना कर दें। तो ये भी बड़े खदशात थे जिसकी वजह से आर्मी को कॉल कर लिया गया था। तो खान साहब तो अमरीकी साजिश का जो बयानी है उसको पीटते रहेंगे और उन्होंने ये अगले साल के इलेक्शन तक पीटते रहना है। अच्छा, उसमें अहम बात ये भी हुई कि खान साहब ने बड़े गुस्से का मुख्तलिफ़ बातों पर इजहार किया, लेकिन ओवरऑल जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे वो ये था कि कुछ डिप्रेस सी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, बहुत एनर्जेटिक चीखम धाड़ वाली कैफियत उनकी नहीं थी जो कि माजी में होती रही है। फिर 3-4 बातें जिनके उसकी वजह मेरे ख्याल में नाकाम फ्लॉप लॉन्ग मार्च है। हाँ, वो लॉन्ग मार्च है, लेकिन अब खान साहब इंडिपेंडेंट मीडिया के सामने बैठने शुरू हो गए हैं। तो 3 लोगों ने कुछ सवालात किए, मुख्तसरन उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो हमारे दोस्त हैं तारिक आफाक, समा के ब्यूरो चीफ़ हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा खान साहब हमारे यहाँ जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश होती है उसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है, तो क्या आप समझते हैं आपके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी? तो खान साहब ने पहले इधर उधर की बातें की, फिर उन्होंने दोबारा ये सवाल किया, लेकिन खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया और ना ही न्यूट्रल जानवर वगैरह की बात की। दूसरी हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, खातून दोस्त हैं फरजाना, आज टीवी में वो होती हैं, आई थिंक ब्यूरो चीफ हैं। जी जी। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि खान साहब ये जो आप इस्लामी टच देते हैं, और वो कासिम सूरी वाली बात को कह रही थी, तो वो कासिम सूरी वाली बात के बाद अब इस्लामी टच सियासत में आना ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। तो खान साहब ने इसका भी एक ब्रॉडर सा तबसरा किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। असल में खान साहब नाराज़ हुए अब तक के ब्यूरो चीफ़ हैं हमारे दोस्त आरिफ यूसुफ से। उन्होंने एक तो सवाल बहुत तवील किया, फिर सवाल के साथ उसके अंदर सजेशन भी दे दी, और उसमें एक स्टेज पर और कुछ सख्त सजेशन भी दे दी, और KPK में वज़रा की करप्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खुलकर उन्होंने बात की। उस पर खान साहब वहाँ से उठ के चले गए और नाराज़ हो गए कि ये किस तरह की तकरीरें आप कर रही हैं। इसके विजुअल आप देख ही चुके हुए हैं, सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। सवाल उनका यही था कि जी आप आवाम की तरबियत की बात करते हैं तो आप पहले अपने सोशल मीडिया के जो की वॉरियर्स हैं उनकी तरबियत तो करें। वो इदारों को गालियाँ देते हैं, वो जजेस को गालियाँ देते हैं, और जिस किस्म की उनकी ज़ुबानों आप उनको रोकते क्यों नहीं हैं, नफ़रत की सियासत आप फैला रहे हो। तो खान साहब को इस बात पे गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा मैं इसका बड़ा सख्त जवाब दे सकता था, हम नफ़रत की सियासत फैलाते हैं क्या? जिसने ट्रेंड बनाना आता है वो ट्रेंड चल पड़ता है, सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर सकता है? खान साहब ये बात मत करें।
सोशल मीडिया, आपको भी पता है कि आपका सोशल मीडिया कहाँ से हैंडल होता है, आपके सोशल मीडिया के लोग क्या कुछ कर रहे हैं, ट्रेंड कौन बनाता है, कौन चलाता है। ज़ाहिर है जैसी आपकी ज़ुबान होती है वैसे ही आपके आगे फॉलोअर्स की ज़ुबान हो जाती है। आप ही है ना जो कहते हैं गर्दन से पकड़ूंगा, फांसी दूंगा, चोर डाकू, इस तरह की जब आप नफरत फैलाएंगे तो आपके सपोर्टर के ऊपर भी इसका असर होगा। तो इस पर गुस्से में मत आए, आप अपनी गलती माने। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, खान साहब का जब जी चाहता है बड़े चालाक बन जाते हैं, जब जी चाहता है बड़े मासूम बन जाते हैं। जैसे आज उन्हें पता ही नहीं था सोशल मीडिया पर कौन गालियां दे रहा है, सोशल मीडिया पर कौन ट्रेंड बना रहा है। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी धरने की श्रीनगर हाईवे पे, तो वो तो हमारे वर्कर्स को पता ही नहीं है, उन्हें तो एक ही जगह पता है, डी चौक। तो डी चौक तो अदालत ने मना किया था, लेकिन हमें पता ही वो था, लिहाजा हम डी चौक चले। तो जो आप कंटेनर से लोगों को कह रहे थे कि डी चौक पहुंचो, मैं डी चौक आ रहा हूँ, डी चौक पहुंचो, तो आप वहां से कश्मीर हाईवे का कहते, वो पूछ ही लेते किसी पुलिस वाले से तो कश्मीर हाईवे पहुंच ही जाते। ऐलान खान साहब आप खुद ही करते रहे डी चौक का, और आज आप मासूम बच्चे ना बने। अच्छा, और एक बात और भी थी कि कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफर की कि अगर आप इलेक्शन की, अगर आप कहते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मिल बैठते हैं इंतखाबात के लिए। तो खान साहब ने उसमें भी कहा कि जी मैं मुज़ाकरात तब करूंगा कि अगर आप जून में इलेक्शन अनाउंस करने की बात करते, तो उस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि डिक्टेशन हम नहीं लेंगे और कोई हमें डिक्टेट मत करवाएं। भाई वैसे बहुत सारे तजज़ियाकार मुख्तलिफ़ किस्म के तजज़िये दे रहे हैं, लेकिन जब IMF की बातें कुछ मान ली गई हैं, कोई इकॉनमी रिकवरी की तरफ आई है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे। बल्कि बाज़ जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इलेक्शन 2024 में भी होने का इम्कान है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर मुल्क में इमरजेंसी के हालात हों तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इलेक्शन को। दूसरी बात है, खान साहब ने कहा कि जी ये IMF का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दी। खान साहब आप तो IMF के पास खुद गए थे, उसके डायरेक्टर के पास ये IMF की डील करवाने के लिए, और उनकी सख्त शराइत के ऊपर आप ये चीज़ें मान कहेंगे। आप किस मुंह से ये तनकीद करते हैं? तनकीद करते हुए भी मेरा ख्याल में आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक रखना चाहिए। आजकल का दौर, जब फिर मैं कहूँगी सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपी भी नहीं होती, मीडिया का दौर है, हर चीज़ के विजुअल मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद होती हैं, वो सारी आपके सामने आ जाती हैं। आप लोगों को ज़्यादा देर के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ख़त्म करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि हम तैयार नहीं थे, और ये जो वायलेंस हुआ, उन्होंने तो हुकूमत की तरफ इल्ज़ाम लगाया ना कि टीयर गैस और शेलिंग वगैरह हुई, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। बड़े मासूम लोग हैं, हम आपको पहले से बता रहे हैं कि पेशावर में इनकी कोई तैयारी नहीं थी, सवाबी से लोग इकट्ठे करके लाए हैं। और तो ये जो वायलेंस हुआ है इसकी तो तैयारी पूरी थी। आप फवाद चौधरी के बयानात सुन लें, आप यास्मीन राशिद के बयानात सुन लें, आप बाकी सारे इनके लोगों के बयानात सुन लें, ये तो 2-1 महीने से लगे हुए थे कि हम तैयार हैं और 20 लाख लोग आ रहे हैं। असल मसला ये है कि आपने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की कोशिश की और फिर लोग आपके साथ नहीं निकले। इस मौजू को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोल प्राइसेस की। दो बातें बड़ी अजीब हुई हैं। एक तरफ तो पेट्रोल प्राइस बढ़ गई है जिससे अवाम पर बोझ बढ़ गया है, यकीनन 30 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है। दूसरी बात यह है कि मईशत के कुछ इंडिकेटर बेहतर होना शुरू हो गया। देखिए हमार ये जो था ना, ये नागुज़ीर था। हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी और हमने बताया था कि सब्सिडीज़ जो दे रहे हैं उस पर हम खजाने के ऊपर कितना बोझ पड़ा है। और ये जो हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा के गई हुई थी, इसकी सफाई तो करनी थी आपने। देखें IMF के जब आपने IMF के साथ मुज़ाकरात पे जा रहे थे तो उसके साथ बहुत सी चीज़ें फिर लिंक हो जाती हैं आपके मुल्क को दूसरे ममालिक के साथ भी। तो जब ये चीज़ें नागुज़ीर हो चुकी हुई थी, आपने ये बढ़ानी थी। और हुआ ये कि जब आपने ये बढ़ाई हैं तो जो मार्केट होती है ना, उसको फिर कुछ मुस्बत इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उनको मुस्बत इशारे ये मिले कि जी अब IMF के साथ हमारी डील होगी, मुल्क में डॉलर आएंगे, डॉलर का प्रेशर कम होगा। इसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गई, आपका रुपया जो था मुस्तहकम हुआ कि ये मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज जो है ना वो नहीं अब होगी। आपके पास 10 बिलियन है जिसमें से 5 बिलियन का मेजर रीपेमेंट आपने करनी है जून के अंदर, उसके बाद आपके पास रहते थे 5 बिलियन। तो आपको कहीं और से इमदाद चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई थी। देखिए ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था इस हुकूमत के लिए, उनका सियासी फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने हुकूमती मफाद को रियासती मफाद के ऊपर तरजीह दी है कि उन्होंने अपनी जो सियासत थी उसका सौदा
कर लिया, लेकिन उन्होंने रियासत का सौदा नहीं किया। तो उनको ज़रूरी हो गया था कि इसमें जाना और ये बढ़ाना। अवाम के लिए थोड़ी मुश्किलात है, लेकिन उसके बाद आगे आसानियाँ होंगी। देखिए, जो नवाज लीग की हुकूमत है ये ठीक कर सकती है, इनके पास कैपेबिलिटी भी है और उन्होंने माजी में ये साबित भी किया हुआ है। मिफ्ता इस्माइल सागडा बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े मंजे हुए इकोनॉमिस्ट हैं, ये इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और इस वजह से इनके ऊपर एतमाद है कि ये आगे जाकर उसको ठीक करेंगे। 2013 में भी जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी, उस वक्त भी पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, डॉलर बहुत ऊपर था, डॉलर की कीमत नीचे आई थी, पेट्रोल की कीमत नीचे आई थी, इन्फ्लेशन बहुत नीचे आया था जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी, तो 4% के ऊपर था। तो अभी भी उम्मीद है कि वो इस मामला को हल कर लें। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बात एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा 1000 दफ़ा लोगों को बतानी चाहिए। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ये जो मुल्क में महंगाई हुई है, ये जो डॉलर की प्राइस ऊपर गई है, इसकी बुनियादी वजह वो IMF के साथ मुआहदा है जो इमरान खान ने किया था और उसके नताइज हम लोग भुगत रहे हैं। और लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ये उस मुआहदे के असरात हैं जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ा। इमरान खान हमारी मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें लगा कर गए थे। अगर ये मुआहदा ना करते तो पाकिस्तान ने प्राइसेस ना बढ़ाते, हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए थे जहां बैंकरप्सी हो सकती थी, जहां पर मुल्क श्रीलंका बनने की तरफ जा सकता था और इमरान खान साहब ने बड़ी खुशी खुशी इसका ऐलान भी किया। अब तवक्को ये रखनी चाहिए, जाहिर है ये फैसला कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, मतलब अभी भी कम बढ़ाया है। अगर आप IMF के साथ जो शराइत तय की हुई है उसमें 86 रुपीज़ आपका पेट्रोल जो था वो बढ़ना था। इस हुकूमत ने अभी भी 30 रुपये बढ़ाया। अभी भी नहीं पता कि IMF शायद इस पे भी राज़ी होता है कि नहीं, लेकिन ये है कि एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था और इस हुकूमत को लेना था और शुक्र है कि उन्होंने लिया है। अब कुछ मुस्बत इशारे मिले हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे बेहतरी आएगी। और ये जो मेरे ख्याल में नून लीग वाले बड़े समझदार लोग हैं, ये जो आने वाला बजट है ये बड़ा मुश्किल बजट होगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारे का बजट होगा, लेकिन एक साल इन्हें मिल गया तो आप देखिएंगे कि 2023 के जून में जो बजट पेश किया जाएगा और अगर इन्होंने ही पेश किया तो आप देखेंगे कि उसमें आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अब बात कर लेते हैं ज़रा नैब के कवानीन में कुछ तरामीम का किस्सा सुन रहे हैं, वो क्या किस्सा है? देखिए, हमारा जो नैब का जो काला कानून था वो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ था और जिसका मकसद जो था सिर्फ अपने मुखालिफिन से इंतकाम लेना। इसी नैब की वजह से हमने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी उठाया। आपको पता है ब्रॉडशीट को जो ठेका दिया गया था कि जाके नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सारे करप्शन के जो आप केसेस खोलें, उनके सबूत इकट्ठे करें और उनको सजाएं दिलानी उसके ऊपर, लेकिन ब्रॉडशीट इतने साल जो इन्वेस्टिगेशन करता रहा उनको कुछ नहीं मिला, उल्टा आपको ब्रॉडशीट को पैसे देने पड़े। उसके अलावा नैब के जी ये है कि आपके पास केस बना हुआ है, नहीं बना हुआ, सबूत है नहीं है, आपने किसी को भी तफ्तीश के लिए बुलाया और 90 दिन का आपने रिमांड लेके उसको जेल के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसको साल आपने ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई को देख रहे आशियाना हाउसिंग स्कीम में पूरा 1.5-2 साल आपने जेल में रखा। हमजा शहबाज शरीफ को 3 साल आपने जेल में रखा। शहबाज शरीफ साहब जेल में गए। मरियम नवाज को आपने रमज़ान शुगर मिल के अंदर जेल से गिरफ्तार करके उनको आपने लेके चले गए। खाकान अब्बासी को आपने LNG के ऊपर लेके चले गए। आए जी जरा समझाएंगे आपने, और इनका कोई सबूत नहीं मिला, सबूत कोई नहीं मिला। पूरा साल आपने इनको रखा। जब अदालतों में सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख ले, काजी फाइज ईसा की जजमेंट बहुत सख्त इसके ऊपर आई थी, जिसमें उन्होंने नैब की बड़ी क्लास ली थी कि आप पूरा साल आपने इन लोगों को रखा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है, उसके बाद आप जो हैं आपके पास फिर कोई केस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसी तरह मरियम नवाज का अभी भी जो केस चल रहा है जो उनका एवन फील्ड के ऊपर बरियत के लिए, उसमें भी पूरा साल हो गया, नैब हमेशा वहाँ पे डेट ही मांग रही होती है। तो ये एक इंतकामी कार्रवाई थी। इसका अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ तरमीम। अच्छा, इसमें ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर नैब इतना बुरा इदारा है और वो इतना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, ये ख़त्म क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं नैब को ख़त्म करना चाहिए, जब हुकूमत में होते हैं तो नैब ख़त्म नहीं होती। देखिए, बात यह है कि जो पिछली हुकूमत थी ना, उन्होंने इसको इसलिए नहीं ख़त्म किया था कि उन्होंने इसके ज़रिए तो इंतकाम लेना था। इमरान खान की सारी सियासत इंतकाम के ऊपर मबनी थी, तो उन्होंने अपने मुखालिफिन को जितनी जेलों में रखना था, इंतकाम का निशाना बनाना था, उनके लिए तो नैब बहुत अच्छा था और उन्होंने नैब चेयरमैन से जैसे जैसे काम करवाया सबको पता है। मौजूदा हुकूमत जो है वो थोड़ा सा देखिए डरती भी है। इसकी वजह ये है कि अगर वो नैब को ख़त्म करेगी, मेरे अपने ख्याल में नैब को ख़त्म होना चाहिए। आपके पास एंटी करप्शन का इदारा, आप उसके ज़रिए तहकीकात करवाएं, आपको इदारों को मजबूत करें, आपको एक अलग से अदारा बनाने की ज़रूरत क्या है।
जो कि जिससे पता चलता है कि सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया हुआ है कि लोग के कहेंगे कि ये चोर डाकू थे, चूँकि इनके खिलाफ केसेस थे, इन्होंने इस इदारे को ख़त्म कर दिया। फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट भी फिर कुछ इदारे हैं जिनके ज़रिए आपके हाथ भी बांध दिए जाते हैं। अभी आपने ECL के कवानीन में तरमीम किया तो फ़ौरन अज खुद नोटिस ले लिया गया है, तैनातियों के ऊपर अज खुद नोटिस ले लिया गया है। वहाँ पर कहा कि जी आप FIR के कानून तब्दील कर रहे हैं, आप उनके जो महकमे के जो अफसरान हैं उनको तब्दील करें अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो बहुत सी जगहों पर हुकूमत का हाथ बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसा फैसला नहीं कर पाते जो कि उनको कर लेना चाहिए। लेकिन आप 1 2 3 करके पहले बता देना तरामीम क्या क्या सजेस्ट हुई हैं। देखिए तरामीम एक तो ये हुई है कि जो सूबाई और कौमी के टैक्स हुकूमतों के टैक्स के मामलात हैं वो NAB के अंडर नहीं आएंगे, इनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, हाउस मुद्दत कम हो जाएगी, रिमांड की कम 90 दिन से कम करके 14 दिन की गई है। 6 महीने के अंदर आपने इंक्वायरी जो है वो उसको सबूतों के बगैर, और 1 साल के अंदर आपने कार्रवाई खत्म करनी और सबूतों के बगैर आपने कोई भी केस नहीं बनाना। और दूसरा ये भी है कि कौमी और सूबाई काबीना जो फैसले लेंगी अगर उसमें कोई माली फ़ायदा नहीं उठाएगा तो NAB उसके ऊपर केस नहीं बना। अच्छा जी, आखिरी मौजू की तरफ आ रहे हैं, आप बात को रैप अप करते हैं। आज वज़ीर आज़म के वकील इरफान कादिर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने जो है ना जिसे पंजाबी में कहते हैं छाबा ही उलट दिया। तो वो क्या किस्सा था और क्या हो रहा था? वो अज खुद नोटिस जो लिया गया तैनातियों के ऊपर और ECL के ऊपर, तो इरफान कादिर साहब जो थे वो वज़ीर आज़म के वकील थे, वज़ीर आज़म की तरफ से पेश हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मुल्क में 2 सियासी जमातों की लड़ाई और लग रहा ये है कि जज साहिबान जो वो एक जमात के पीछे हैं। तो जज साहिबान को बहुत गुस्सा आया और वो कोई तारीख दिए बगैर उठ गए। और दूसरा उन्होंने इरफान कादिर को कहा हम आपसे नहीं सुनेंगे, आप हमें लिख के तहरीरी जवाब दें। तो उन्होंने कहा आप मुझे सवाल बताएं, मैं आपको तहरीरी जवाब दूंगा। तो मेरे ख्याल में बात उनकी भी ठीक थी। यार एक बात है कि ये जो है ना गलत फैसले सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन एक सच्चा आदमी 2 मिनट बात करे सारी बात खुल के आ जाती है। आज इरफान कादिर ने 2 मिनट गुफ्तगू की है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन्हें 2 मिनट की इजाज़त दी है, लेकिन 2 मिनट में ही उन्होंने सारा छापा उलट दिया है। इस पर मज़ीद बात होगी, लेकिन कल और कुछ और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।